हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हमारी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस बुक का पहला चैप्टर जो था वो डिस्कस कर रहे थे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हमारे बचे हुए इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज हम जो भी टॉपिक्स होता है पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से होता है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप अच्छे से और बहुत ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है नॉन अलाइंड मूवमेंट, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन। इसके बारे में दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर हमारे एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो था ऑलरेडी दे दिया था। आज जो होता है हम इसको पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी शुरुआत कैसी हुई, क्यों हुई और इसका कोल्ड वॉर राइवलरी के अंदर क्या रोल जो था वो सब आज हम इसको देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो था हमारा, ये एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट था। नॉन अलाइंड मूवमेंट दोस्तों हमारा जो था ये एक बहुत ही पॉपुलर इंटरनेशनल मूवमेंट था, जिसकी शुरुआत जो थी बेसिकली उन सारे कंट्रीज ने, उन सारे देशों ने की थी जिन्होंने जो था 1945 के पीरियड के बाद जो था अपनी स्वतंत्रता, अपनी इंडिपेंडेंट को जो था हासिल किया था। दोस्तों, होता क्या है इसके अंदर, मैं आपको पूरा डिटेल में जो था बताने की कोशिश करता हूं कि 1945 के पीरियड के बाद दोस्तों क्या होता है, दुनिया के अंदर डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस की शुरुआत होती है। डीकोलोनाइजेशन, इस प्रोसेस के अंदर दोस्तों होता क्या है, दुनिया के अंदर जितनी भी कॉलोनीज होती हैं जिनके ऊपर क्या था, बाहरी शक्तियों ने जो था जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, इन सब ने अपना कब्जा जमा रखा था। उन सारे कॉलोनीज ने जो था अपने कॉलोनियल मास्टर के खिलाफ जो था नेशनलिस्ट मूवमेंट छेड़ा और क्या किया, अपनी इंडिपेंडेंस को जो था हासिल कर लिया था और वर्ल्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर जो होते हैं एक नए देश के रूप में, एक नए आजाद देश के रूप में जो था उभर करके आते हैं। अब दोस्तों, मैंने आपको यह भी बताया था कि 1945 के पीरियड के बाद ही क्या होता है, दुनिया के अंदर होता है कोल्ड वॉर राइवलरी की भी शुरुआत होती है, जिसमें क्या होता है, मतलब कोल्ड वॉर राइवलरी के अंदर जो पूरी दुनिया जो होती है उस समय वो दो गुट के अंदर बट रही होती है। एक था हमारा यूएसए और दूसरी तरफ हमारा जो था वो था यूएसएसआर। इन दो ग्रुप के अंदर पूरी दुनिया जो होती है वो बट रही होती है उस समय। अब दोस्तों 1945 के बाद डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस के वजह से जितनी भी नई नई कंट्रीज उभर करके हमारे वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर आती हैं, उनके सामने जो होती है बहुत बड़ी जो होती है समस्या आती है। उनको भी जो होता है इन दो जो ये कैंप थे इनमें से किसी एक को क्या था, ज्वाइन करना था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात गौर करने वाली जो है वो ये है कि जो अधिकतर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती, हालांकि कुछ ने जो था इनका या फिर इनका जो था समर्थन किया, लेकिन अधिकतर जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी वो ना ही जो था यूएसए के साथ जाना चाहती थी और ना ही जो था वो यूएसएसआर के साथ जाना चाहती थी। मतलब क्यों, कोल्ड वॉर राइवलरी के अंदर जो था पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहती थी, उससे जो था वो अलग रहना चाहती थी। वो सिर्फ और सिर्फ अपने जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम थे उनको सॉल्व करना चाहती थी, उनको इस कोल्ड वॉर राइवलरी से जो था कोई मतलब जो था नहीं था। अब आखिरकार इन सारे देशों को कोल्ड वॉर राइवलरी से या फिर यूएसए या यूएसएसआर का अलायंस बनने से जो था क्या प्रॉब्लम थी, क्यों ये जो था इनका अलायंस जो था नहीं बनना चाहते थे। दोस्तों, इसके जो थे वैसे तो बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जो कुछ हमारे यहाँ पे जो बेसिक रीजन है जिनका जानना आपके लिए जो था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूं। देखिए दोस्तों, जितनी भी हमारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं जिनका जन्म जो था 1945 के बाद वर्ल्ड के अंदर होता है, उनका दोस्तों होता क्या है कि पहली बात तो ये थी कि जितनी भी हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उन्होंने क्या किया था 1945 के बाद किसी तरीके से लड़ झगड़ करके एक लंबे अरसे के संघर्ष के बाद क्या था, अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को था वो प्राप्त किया था। अब अगर जो ये सारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती जिन्होंने अभी अभी अपनी स्वतंत्रता को जो था, अपनी सोवरेनिटी को जो था प्राप्त किया था, अगर वो यूएसए का साथ दे लेती या फिर यूएसएसआर का साथ ले लेती तो फिर उनकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो थी वो फिर से चली जाती। क्यों चली जाती भाई, अगर ये यूएसए या फिर यूएसएसआर की मेंबर बन जाती
तो इन सारी कंट्रीज का जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने की जो पावर जो थी वो इनसे फिर से चली जाती। अब इनके लिए फिर से डिसीजन कौन लेता, या तो यूएसए लेता या फिर यूएसएसआर लेता। भाई जिसके कैंप में शामिल होती वही लीडर इनके लिए क्या था, डिसीजन लेता, और फिर से इनकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस जो थी वो खतरे में पड़ जाती। और ये सारी कंट्रीज जो थी वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, इसीलिए इन दोनों कंट्रीज को ज्वाइन करने से बचते हैं। दूसरा कारण दोस्तों हमारा जो था वो ये था कि हमारी जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं ये इकोनॉमिकली जो होता है बहुत ज्यादा बैकवर्ड होती हैं, बहुत ज्यादा पुअर होती हैं, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड के दौरान जो था इनके जो कॉलोनियल मास्टर जो थे उन्होंने जो था बहुत अच्छे से इन सारी कंट्रीज का जो था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया था, जैसे कि ब्रिटिशर ने जो था हमारे इंडिया का किया। अब दोस्तों अगर ये सारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारा क्या था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन देख लिया था, अगर अब ये यूएसए या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेती तो फिर से क्या होता, इन सारी कंट्रीज का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन जो होता वो फिर से शुरू हो जाता, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूएसए और यूएसएसआर जो थे ये अलायंस छोटे छोटे कंट्रीज के साथ इसीलिए बनाते थे ताकि जो छोटे छोटे कंट्रीज होते हैं इनके इकोनॉमिक रिसोर्सेज का वो एक्सप्लॉयटेशन कर सके। तो अगर ये सारी कंट्रीज इनको फिर से ज्वाइन कर लेते तो इनका फिर से इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाता, और ये सारी कंट्रीज जो कि ऑलरेडी बहुत पुअर हैं, बहुत ही पिछड़ी हैं, ये अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए जो था बिल्कुल काम नहीं कर पाते, इसीलिए ये सारी कंट्रीज होती हैं वो इनको ज्वाइन नहीं करना चाहती थी। तीसरा दोस्तों आप जो एक बेसिक रीजन जो होता है वो लगा सकते हैं कि ये सारी कंट्रीज दोस्तों क्या थी, अभी अभी इनका वर्ल्ड के अंदर जो था जन्म हुआ था, और वर्ल्ड के अंदर तुरंत जन्म लेने के बाद क्या था, ये दुनिया के अंदर क्या था, किसी को भी अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहते थे। भाई अगर ये यूएसए को ज्वाइन करते तो अल्टीमेटली क्या होता, यूएसएसआर इनका दुश्मन हो जाता, यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते तो यूएसए इनका दुश्मन हो जाता, जिनके अलायंसेस क्या थे पूरे दुनिया के अंदर फैले हुए थे। तो ऐसे केस में क्या था, वार का खतरा, लड़ाई झगड़े का खतरा हमेशा क्या था, बना रहता अगर ये किसी को भी ज्वाइन कर लेते। और ऐसा ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री जो थे वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा जो था बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। ये पहले अपने जो आंतरिक जो मजबूती थी, ठीक है, अपना जो इंटीरियर पावर जो था अपने कंट्री का, उसको और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे, बाहरी लड़ाई झगड़े में इनका कोई इंटरेस्ट जो था नहीं था। इसीलिए दोस्तों ये यूएसए या फिर यूएसएसआर से लड़ने से जुड़ता है, मतलब सॉरी ज्वाइन करने से जुड़ता है वो बचते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो होता है ध्यान देने वाली बात जो है वो है, तो इसी की वजह से दोस्तों होता क्या है कि इन सारी कंट्रीज का जो इंटरेस्ट होता है वो ना यूएसए को ज्वाइन करने में होता है, ना यूएसएसआर को ज्वाइन करने में होता है। इसीलिए ये सारी जो कंट्रीज होती हैं इनके जो लीडर्स होते हैं वो आपस में मिलते हैं, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक साथ जो होता है मिलकर के एक नए मूवमेंट का जो होता है शुरुआत करते हैं, या फिर ये कहें तो दुनिया के अंदर एक तीसरे कैंप का जो होता है निर्माण करते हैं, जिसको हम नॉन अलायंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब कि ऐसे कंट्रीज जो कि क्या है, ना ही यूएसए के फॉलोअर हैं ना ही यूएसएसआर के फॉलोअर हैं, ठीक है, वो उनका जो खुद का अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड है, वो इस कोल्ड वॉर के राइवलरी के अंदर पार्टिसिपेंट होता है वो बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसी जो भी कंट्रीज थी जिन्होंने इस नॉन अलायंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया उनको हम नॉन अलायंस्ड कंट्रीज के नाम से जानते हैं। दोस्तों अगर हम उन लीडर्स की बात करें जिन्होंने इस नॉन अलायंस मूवमेंट की जो थी वो नींव रखी, तो इसके अंदर दोस्तों हमारे सबसे पहले जो लीडर आते हैं वो जो हमारे बुक के अंदर दिए हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। इसके अंदर दोस्तों हमारे जो सबसे पहले लीडर आते हैं वो हमारे आते हैं दोस्तों, हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आते हैं दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसके अंदर आते हैं हमारे जोसेफ ब्रॉज टीटो साहब आते हैं, ये बेसिकली यूगोस्लाविया के लीडर थे। तीसरे दोस्तों हमारे आते हैं इसके अंदर जीए नासिर साहब आते हैं इसके अंदर, जो कि दोस्तों इजिप्ट के लीडर थे। चौथे दोस्तों इसके अंदर हमारे आते हैं नुक्रमा साहब आते हैं, जो कि घाना के लीडर थे। पांचवा दोस्तों इसके अंदर हमारे आते हैं सुकर्णो आते हैं, शायद
सुकर्णो जी आते हैं इसके अंदर, जो कि इंडोनेशिया के लीडर थे। ये 5 दोस्तों जो है वो हमारे नॉन अलाइंस मूवमेंट के जो होता है वो फाउंडर माने जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके अंदर जो ये 3 लीडर जो थे उन्होंने जो था इसकी शुरुआत की थी, और ये लास्ट के जो 2 लीडर जो थे इन्होंने जो था इन तीनों लीडर्स का समर्थन दिया था। हालांकि दोस्तों जो नॉन अलाइन मूवमेंट हमारा होता है, इसकी जो शुरुआत की अगर हम बात करें तो ये नॉन अलाइन मूवमेंट की जो जड़ें होती हैं, ठीक है, नॉन अलाइन मूवमेंट की जो जड़ें होती हैं उनकी शुरुआत जो होती है दोस्तों वो नॉन अलाइंस मूवमेंट की दोस्तों जड़ों की अगर हम बात करें तो वो दोस्तों हमारे 1955 के अंदर इंडोनेशिया का एक शहर है जिसको हम बैंडन के नाम से जानते हैं। तो 1955 के अंदर दोस्तों क्या होता है, जितनी भी हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं वो इंडोनेशिया के बैंडन सिटी के अंदर कॉन्फ्रेंस करती हैं, जिसको हम बैंडन कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। यही बैंडन कॉन्फ्रेंस होता है दोस्तों, यहीं से हमारे जो नॉन अलाइंस मूवमेंट जो होती है, ठीक है, इसके जड़ की जो होती है शुरुआत यहीं से हो जाती है। लेकिन जो नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो बिगिनिंग होती है इसको हम 1961 के पीरियड से मानते हैं, जब पहली बार क्या होता है बेलग्रेड के अंदर जितनी भी हमारी नॉन अलाइंस कंट्रीज जो थी उनकी पहली सक्सेसफुल मीटिंग जो होती है वो होती है 1961 के बेलग्रेड के अंदर होती है। वहां से हम नॉन अलाइंस मूवमेंट की शुरुआत मानते हैं। लेकिन इसकी जड़ की शुरुआत जो थी वो 1961 से पहले 1955 जो बैंडन कॉन्फ्रेंस हुआ था वहीं से ऑलरेडी हो चुकी थी। इस कॉन्फ्रेंस के अंदर दोस्तों बेलग्रेड वाले के अंदर था 25 कंट्रीज ने जो था वो पार्टिसिपेट किया था आई थिंक। अब दोस्तों यहाँ पे हम कुछ और आगे इस नॉन अलाइंस मूवमेंट जो है मूवमेंट है इससे रिलेटेड और बातें जो होता जानते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों जो नॉन अलाइंस मूवमेंट जो था, जिन जिन कंट्रीज ने जो था वो नॉन अलाइंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने जो था कोल्ड वार के अंदर जो था बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। कोल्ड वार के अंदर क्या था, उनको बिल्कुल भी क्या था उससे कोई मतलब जो था वो नहीं था। लेकिन दोस्तों नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो कंट्रीज जो थी, हालांकि उन्होंने कोल्ड वार के अंदर कभी भी डायरेक्टली जो था पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उन्होंने कभी भी जो था वो आइसोलेशन की पॉलिसी, आइसोलेशनिज्म की जो पॉलिसी जो थी और जो न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी होती है, इस पॉलिसी, इन दोनों पॉलिसी को जो था पूरी तरीके से जो था कभी नहीं अपनाया। मतलब कि भले क्या था नॉन अलाइंस जो कंट्रीज जो थी उन्होंने कोल्ड वार के अंदर कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वो पूरी तरीके से ना ही आइसोलेटेड थी और ना ही पूरी तरीके से जो थी वो न्यूट्रल थी। अब ये दोनों पॉलिसी या फिर ये दोनों जो डॉक्ट्राइन है ये क्या होता है, इनको भी जो था समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों जो हमारा आइसोलेशन की जो पॉलिसी होती है ये दोस्तों हमारी जोर देती है अलूफनेस के ऊपर, अलूफनेस फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, अलूफनेस फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर। मतलब कि इसके अंदर दोस्तों ये होता है कि अगर कोई भी कंट्री आइसोलेशन की पॉलिसी अपना लेती है तो दुनिया के अंदर क्या हो रहे हैं उसको उससे कोई मतलब नहीं होता है, दुनिया से जो होता है वो पूरी तरीके से कट जाती है। लेकिन दोस्तों कोल्ड वार जो नॉन अलाइंस कंट्रीज जो थी, हालांकि उन्होंने कोल्ड वार के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन वह वर्ल्ड के अंदर उस समय जितने भी इवेंट हो रहे थे उसमें क्या था उनका एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था वो हमेशा बना रहा। वह कभी भी जो थी पूरी तरीके से जो था हमारे वर्ल्ड अफेयर से कटी हुई नहीं थी, जिन्होंने नॉन अलाइंस मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया। इसीलिए दोस्तों होता है हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि जो नॉन अलाइंस कंट्री जो थी वो आइसोलेटेड थी। उसी तरीके से दोस्तों अगर हम बात करें न्यूट्रलिटी की पॉलिसी की, तो दोस्तों न्यूट्रलिटी की जो पॉलिसी होती है ये एम्फसाइज करती है स्टे अवे फ्रॉम वॉर। मतलब कि जो कंट्रीज न्यूट्रलिटी की पॉलिसी को अपनाती हैं वह किसी भी युद्ध से जो होता है बिल्कुल बाहर होती हैं, उनको किसी भी युद्ध से मतलब जो होता है वो नहीं होता है। उसी तरीके से दोस्तों हमारी जो नॉन अलाइंस कंट्रीज जो थी, भले ही उन्होंने
जो कोल्ड वार चल रही थी उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया कभी भी डायरेक्ट रूप से। लेकिन दोस्तों समय समय पर क्या था, जो नॉन अलायंस कंट्रीज जो थी उन्होंने समय समय पर जो था कोल्ड वार जो राइवलरी जो थी इसके अंदर इंटरवेंशन जो था वो जरूर किया था। पूरी तरीके से जो था वो कोल्ड वार राइवलरी से जो था वो बाहर नहीं थी। जैसे कि यहाँ पर हमारे बुक के अंदर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया हुआ है कि जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, इन्होंने जो था जब कोरियन क्राइसिस चली थी, कोरियन क्राइसिस दोस्तों जब चली थी, दोनों नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के अंदर था वो कन्फ्रंटेशन चल रही थी, उसके अंदर जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो कि एक नॉन अलायंस कंट्री के जो थे लीडर थे, उन्होंने दोनों कोरियन कंट्रीज के बीच में जो था वो रिलेशनशिप को जो था अच्छा बनाने का काम जो था वो किया था। तो इस ब्याह पे दोस्तों हम ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन अलायंस कंट्रीज जो थी वह न्यूट्रल जो थे पूरी तरीके से बिल्कुल भी जो थे वो नहीं थी। आई होप दोस्तों आपको ये सारी बातें जो थे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई चीज इसमें से समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों इस नॉन अलाइंस मूवमेंट से रिलेटेड हमारा जो था लास्ट पेज पे जो था एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट जो था वो दिया हुआ है, उसको भी हम थोड़ा जो था जान लेते हैं दोस्तों, क्योंकि वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते हैं। देखिए वो दोस्तों है क्या कि नॉन अलाइंस मूवमेंट जो होता है हमारा, ये इसके बारे में ये होता है क्या दोस्तों कि 1991 के बाद जो यूएसएसआर होता है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाता है और यूएसए जो होता है वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बन चुका होता है, और यूएस कोल्ड वार की जो राइवलरी होती है वो भी 1991 के यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद वो भी खत्म हो जाती है। और जैसे जैसे 1991 के बाद कोल्ड वार की राइवलरी खत्म होती है, हमारा जो नॉन अलायंस मूवमेंट होता है ये भी क्या होता है 1991 के बाद खत्म हो जाता है, क्योंकि यूएसएसआर क्या यूएसए जो था वो सुपर पावर बन चुका था और कोल्ड वार क्या थी अब खत्म हो चुकी थी, इसीलिए हमारा नॉन अलाइंस मूवमेंट भी जो था वो खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली बात जो है वो ये है कि भले ही 1991 के बाद हमारा नॉन अलाइंस मूवमेंट जो था वो खत्म हो गया, भले ही क्या था धीमा पड़ गया, लेकिन इस नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो कोर वैल्यूज थे, जो प्रिंसिपल थे, जिसपे ये पूरा नॉन अलाइंस मूवमेंट का जो आधार जो था वो टिका हुआ था, वो 1991 के बाद भी जो था दुनिया के अंदर जीवित रहे। अब दोस्तों नॉन अलाइंस मूवमेंट के वो कौन से कोर प्रिंसिपल थे, कौन से वो कोर वैल्यूज थे जो कि 1991 के बाद भी जिंदा रहे, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप बुक का आंसर लिखिएगा, वरना आप मार्क्स जो होता है वो लूज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए सरल भाषा में बता देता हूं, तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों 1991 के बाद क्या होता है, दुनिया के अंदर कोल्ड वार की राइवलरी खत्म होती है, यूएसए जो होता है वो सुपर पावर बन चुका होता है, यूएसएसआर टूट चुका होता है और उसकी जो अलायंस कंट्रीज थी जो कि अब तक यूएसएसआर के फॉलोअर होती हैं, उनमें से अधिकतर कंट्रीज होती हैं वो अब यूएसए की तरफ जो होते हैं वो चल चुकी होती हैं, मतलब कि यूएसए की होते हैं वो फॉलोअर बन जाती हैं, उसके प्रिंसिपल उसके आइडियोलॉजी की होते हैं वो फॉलोअर बन जाती हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों क्या होता है कि 1991 के बाद नॉन अलायंस मूवमेंट भी जो था वो खत्म हो चुका होता है और नॉन अलायंस कंट्रीज जो थी वो भी एक तरीके से क्या होती हैं, इस नॉन अलायंस मूवमेंट से आजाद हो चुकी होती हैं। तो अब यहाँ पे सवाल दोस्तों हमारा ये होता है कि क्या जो नॉन अलायंस कंट्रीज जो थी वो भी क्या होता है यूएसए के फॉलोअर बनेंगी, क्या उन्हें भी यूएसए की ही जो होता है आइडियोलॉजी, उन्हीं को यूएसए के डॉक्ट्रिन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि यूएसए भाई तो क्या होता है सुपर पावर बन चुका है। तो क्या बाकी देशों के तरीके से जो नॉन अलायंस कंट्रीज होती हैं उनको भी यूएसए का फॉलोअर बनना पड़ेगा, उन्हें भी क्या होता है यूएसए के आइडियोलॉजी डॉक्ट्रिन का जो होता है वो एक्सेप्टेंस लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा होता है बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो भी मैं आपको बताता हूं कि देखिए दोस्तों 1945 और 1991 तक जब नॉन अलायंस मूवमेंट होता है बिल्कुल पूरा फुल फ्लेज होता है, मतलब कि पूरा एक्टिवेटेड होता है, उस समय दोस्तों होता क्या है कि जो नॉन अलायंस कंट्रीज जो थी उन्होंने क्या कर रखा था, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड बना रखा था, मतलब कि ना ही वो यूएसए को फॉलो करती थी, ना ही यूएसएसआर को फॉलो करती थी, वो ना ही यूएसए की गुलाम थी ना ही यूएसएसआर की गुलाम थी, ना ही वो इसकी आइडियोलॉजी को प्रेफर कर रही थी ना ही इसकी आइडियोलॉजी को प्रेफर कर रही थी। बिल्कुल क्या था, पूरे तरीके से अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड था, अपना खुद के डिसीजन वो खुद ले रहे थे, जो भी आइडियोलॉजी उनको पसंद थी उसको अपना रहे थे। यही चीज दोस्तों क्या होती है 1991 के बाद भी क्या होता है कंटिन्यू रहती है जितनी भी नॉन अलायंस कंट्रीज होती हैं उनके साथ।
हालांकि 1991 के बाद क्या था, नॉन अलाइंड मूवमेंट खत्म हो गया, यूएसए सुपर पावर भी बन गया, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि जो नॉन अलायंस कंट्रीज होती हैं वह यूएसए की फॉलोअर बन जाएंगी। अब 1991 के बाद भी जितनी भी नॉन अलायंस कंट्रीज होती हैं वो बिल्कुल क्या होती हैं, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखती हैं, अपने खुद के जो डिसीजन होते हैं वो अपने हाथों लेती हैं, जो आइडियोलॉजी जो प्रिंसिपल होती हैं उनको अच्छी तरीके से अपने जो आइडियोलॉजी होती हैं उसी को होता वो प्रैक्टिस में लाती रहती हैं। वह बिल्कुल भी यूएसए के फॉलोअर जो कि अब सुपर पावर बन चुका था उसके पीछे पीछे होता है बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ये जो इंडिपेंडेंट वाला जो कोर प्रिंसिपल था, ठीक है, कि उनको किसी भी सुपर पावर का होता है फॉलोअर बनने की जरूरत नहीं है, ये चीज जो होती है वो 1991 के बाद जब नॉन अलायंस मूवमेंट होता खत्म हो गया था तब भी जो होता है दुनिया के अंदर जिंदा रहता है। यही दोस्तों इसका कोर प्रिंसिपल था। आई होप दोस्तों आपको ये चीज जो थी वो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको समझ में नहीं आती है दोस्तों तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, मैं आपको दोबारा से समझा दूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमारा है वो है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों और बहुत छोटा सा भी टॉपिक है, जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जिसका नाम है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। अब ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर न्यू जो था ये था क्या? देखिए दोस्तों, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होता है ये बेसिकली एक सेट होता है कुछ प्रपोजल्स का। आसान भाषा में जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर या फिर जो न्यू जो था दोस्तों, ये एक्चुअली में जो होता है ये एक सेट होता है कुछ प्रपोजल्स का, जो होता है ये सेट होता है जिसको उस समय की जितनी भी हमारी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी उन्होंने जो था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट के ऊपर क्या था, जितनी भी जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी उन्होंने रखा था। मतलब कि जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था ये एक सेट था हमारे कुछ प्रपोजल्स का, जिसको उस समय की जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी उन्होंने यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर रखा था। ये जो दोस्तों प्रपोजल जो था इसके पूरे को जो था डिटेल में जो था समझने की कोशिश करते हैं और इसको भी जो था पूरे अच्छे तरीके से हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जितनी भी हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी जिनका जन्म था 1945 के पीरियड के बाद हुआ था, वो इकोनॉमिकली जो होते हैं बहुत ही बैकवर्ड होती हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा पुअर होती हैं। और दोस्तों साथ ही साथ में क्या होता है, जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनके लिए जो था अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को, अपनी जो सोवरेनिटी जो थी उसको बचाने के लिए क्या था, अपनी इकोनॉमिकली जो होता है इंडिपेंडेंट होना उनके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस जो होता है जितने भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखने के लिए। क्योंकि अगर वो इकोनॉमिकली या फिर फाइनेंशियली जो होता है किसी दूसरे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं तो कहीं ना कहीं जो होता है उनकी जो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस होती है उनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के साथ साथ उसी दूसरे कंट्री के हाथों में होगी जिसके ऊपर वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होगी। इसीलिए दोस्तों क्या होता है, उस समय की जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं वह सब जो होता है मिल करके अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करती हैं, एक सेट जो होता है कुछ प्रपोजल्स का उसको तैयार करती हैं, ताकि वह उस समय का जो कंटेम्परेरी जो इंटरनेशनल उस समय का जो कंटेम्परेरी इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था, यानी कि उस समय की जो समकालीन अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था जो थी उसका जो पूरा ढांचा जो था, जो कि उस समय क्या था, जितने भी सुपर पावर जो थी जैसे अमेरिका, यूएसएसआर, इन सबको सपोर्ट करता था, उसके अंदर जो होता है कुछ बदलाव करने के लिए जो होता है रिकमेंडेशन जो होता है वो करती हैं, ताकि उनको जो होता है भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है करने का मौका मिल सके। किसको? जितनी भी उस समय की न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं। इसीलिए दोस्तों ये सब क्या करती हैं, एक
सेट जो होता है कुछ प्रपोजल्स का उसको तैयार करती हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट के अंदर रखती हैं। अब वो जो प्रपोजल जो थे जिनको न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने जो था इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर बदलाव करने के लिए रखा था, वो क्या क्या थे वो भी जान लेते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, पहली बात जो हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने इस प्रपोजल्स के अंदर कही थी वो थी कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उनको जो होता है अपने जो खुद के जो नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं उसके ऊपर होता है पूरा अधिकार जो होता है वो दिया जाए। उनके रिसोर्सेस को जितने भी सुपर पावर्स हैं वो बिल्कुल भी अपने वेलफेयर के लिए होता है एक्सप्लॉइट बिल्कुल भी ना करें। दूसरा दोस्तों उन्होंने कहा कि जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनको जो वेस्टर्न मार्केट है उसके अंदर एक्सेस प्रदान किया जाए, उसके अंदर एंट्री प्रदान की जाए ताकि वह भी अपने जो भी प्रोडक्ट है उनको वहां बेच करके अच्छे से मुनाफा कमा सकें। तीसरा दोस्तों जो हमारी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थे उन्होंने कहा कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो होता है मतलब जो भी टेक्नोलॉजी जो हमको अलग अलग सुपर पावर से या फिर रिच कंट्रीज से मिलती हैं उनके जो दाम होते हैं वो काफी घटा दिए जाएं। तीसरा दोस्तों इन्होंने कहा ठीक है कि जितने भी हमारे उस समय के इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन थे, ठीक है, जैसे वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गया, उसके अंदर जो मेजर सुपर पावर हैं उनको ज्यादा रोल जो होता है उनको ज्यादा प्रिविलेज ना दे करके हमारी जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं जिनका जन्म अभी अभी हुआ है उनको ज्यादा जो होता है महत्व जो होता है वो दिया जाए। ऐसे कुछ प्रपोजल होते हैं हमारे जितनी भी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं उन्होंने इस न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर रखा था। लेकिन दोस्तों ये होता क्या है, जो न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर जो था ये 1980s के पीरियड के बाद जाकर के फेल हो जाता है, क्योंकि जो वेस्टर्न अलायंस होती हैं जो कि उस समय के सुपर पावर होती हैं और वर्ल्ड के अंदर डोमिनेट भी कर रही होती हैं वो इसका काफी अच्छे तरीके से होता है वो अपोज करती हैं और इसी की वजह से ये न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होता है वो फेल हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको ये पूरी बातें जो थी वो समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे तुरंत बताइएगा, मैं आपको दोबारा से सारी चीजें होता है एक्सप्लेन कर दूंगा। अब तीसरा दोस्तों हमारा जो इसके अंदर जो सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हमारा है इंडिया का रोल कोल्ड वॉर के अंदर क्या था। अब हम दोस्तों देखने वाले हैं कि हमारी कंट्री जो इंडिया जो थी जिसका जन्म भी 1947 के अंदर हुआ था उसने कोल्ड वॉर के प्रति जो था कैसा रिस्पॉन्स रखा। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इंडिया जो था वो भी क्या था, एक नॉन अलायंस कंट्रीज था, ना ही उसने यूएसए का साथ दिया ना ही उसने यूएसएसआर का साथ दिया। हालांकि भले इंडिया क्या था वो एक नॉन अलायंस कंट्री था लेकिन उसने बाकी की जो नॉन अलायंस कंट्रीज जो थी उनकी तरह से जो था कोल्ड वॉर के अंदर जो था अपना एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था हमेशा बनाए रखा और जो कोल्ड वॉर की जो टेंशन जो थी उसको हमेशा कम करने की कोशिश की। जैसे कि इंडिया ने दोस्तों क्या किया, जितने भी उस समय जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी उनको जो था यूएसए या फिर यूएसएसआर को ज्वाइन करने के बजाय क्या था नॉन अलायंस मूवमेंट को जो था ज्वाइन करने के लिए प्रोत्साहित किया। दूसरा दोस्तों जितने भी इंडियन लीडर्स थे उस समय के, जैसे मैंने आपको नेहरू जी का एग्जांपल दिया, और दूसरे जो डिप्लोमेट जो थे उन्होंने हमेशा जो था दोनों कोल्ड वॉर की जो राइवल पावर जो थी यूएसए और यूएसएसआर और उनकी जो अलायंस जो थी उनके बीच में हमेशा जो था मतभेदों को, उनके बीच में जो झगड़े थे, जो हॉस्टिलिटीज थी उनको हमेशा जो था कम कराने की कोशिश की। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो इंडिया जो था उसने जो हमेशा जो थे जो कुछ ऐसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो थे जो कि ना ही यूएसए के कंट्रोल में आते थे और ना ही यूएसएसआर के कंट्रोल में आते थे उनको जो था रिवाइव करने की बात की। जैसे कि यूनाइटेड नेशन की जो थे वो रिवाइवल के ऊपर जो था हमारे इंडिया ने जो था वो जोर दिया। उसी तरीके से दोस्तों हमारा जो इंडिया जो था उसने ऐसे बहुत सारे काम जो थे वो नॉन अलाइज मूवमेंट के अंदर किए थे जिससे दुनिया के अंदर क्या होता है जो कोल्ड वॉर की जो राइवलरी होती है एज अ मेंबर ऑफ द नॉन अलाइज मूवमेंट इंडिया ने जो था ऐसे बहुत सारे काम किए जिससे दुनिया के अंदर जो कोल्ड वॉर की राइवलरी होती है वो खत्म हो जाए और दुनिया के अंदर एक डायरेक्ट न्यूक्लियर वॉर होता है उसको टाला जा सके। दोस्तों इंडिया ने जो नया मूवमेंट अपनाया इससे भारत को जो था काफी ज्यादा जो था फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ वो भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों भारत ने जो था नैम मूवमेंट जो था अपना करके पहली बात तो दोस्तों ये था कि इसने दोनों सुपर पावर को जो था बैलेंस कर लिया, यानी कि बैलेंस्ड बोथ सुपर पावर, मतलब कि भारत जो था वो ना ही यूएसए की तरफ है ना ही यूएसएसआर की तरफ है,
तो भारत की ना ही यूएसए से दुश्मनी है, ना ही उससे दोस्ती है, ना ही भारत की यूएसएसआर से दुश्मनी है, ना ही उससे दोस्ती है। तो इस तरीके से भारत ने क्या किया, यूएसए और यूएसएसआर को दोनों को क्या था, नैम मूवमेंट के द्वारा जो था वो बैलेंस कर लिया। अगर इंडिया के ऊपर यूएसए दबाव डालता तो इंडिया आसानी से यूएसएसआर को सपोर्ट कर लेता, अगर यूएसएसआर इंडिया के ऊपर दबाव डालता तो फिर इंडिया यूएसए को सपोर्ट कर लेता। इस तरीके से इंडिया ने दोनों को जो था वो नैम के जरिए बैलेंस कर लिया। दूसरा दोस्तों क्या था कि नैम मूवमेंट ने जो था भारत को जो था उस समय के जितने भी महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिसीजन होते थे उनको लेने का जो था मौका दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे वो नैम के जो थे फाउंडिंग मेंबर थे, इसीलिए उस समय जितने भी उस समय के जो कुछ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल डिसीजन जो थे उनको भारत को लेने का जो था मौका मिला। आई होप दोस्तों आपको ये बातें जो थी वो जो छोटी छोटी है वो समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब भारत की जो नॉन अलाइंस मूवमेंट होती है इसके फायदे होने के साथ साथ जो होता है भारत की जो नॉन अलाइंस मूवमेंट होती है इसको कुछ लोग जो होता है वो क्रिटिसाइज भी करते हैं। ठीक है, अब उनका क्रिटिसिज्म होता है भारत को लेकर के क्या है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि जो इंडिया की जो नॉन अलाइंस मूवमेंट जो था या फिर जो नॉन अलाइंस पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल थी अनप्रिंसिपल थी। कुछ लोग कहते हैं कि जो क्रिटिक्स होते हैं, जो आलोचक होते हैं वो कहते हैं कि भारत की जो नॉन अलाइंस पॉलिसी जो थी वो बिल्कुल अनप्रिंसिपल थी। क्यों अनप्रिंसिपल थी? क्योंकि इस नॉन अलाइंस मूवमेंट या फिर नॉन अलाइंस की पॉलिसी की वजह से क्या था, भारत जो था उस समय के जितने भी इंटरनेशनल इवेंट हुए, जितने भी इंटरनेशनल डिसीजन हुए उनके ऊपर कभी भी क्या था, भारत एक फर्म स्टैंड जो था वो नहीं ले पाया। भारत ने हमेशा क्या किया, हर एक इवेंट के ऊपर, हर एक डिसीजन के ऊपर अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट स्टैंड रखा। पहला तो दोस्तों ये कारण है। दूसरा दोस्तों ये बताया जाता है कि भारत की जो नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो पॉलिसी जो थी उस पर भारत जो था वो कभी भी अडिग जो था नहीं रह पाया। मतलब कि भारत ने नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो पॉलिसी जो थी उसको पूरी तरीके से पूरे डिसिप्लिन होकर के कभी भी नहीं निभाया। क्यों नहीं निभाया? क्योंकि इंडिया जो कि क्या था, एक नॉन अलाइंस कंट्री थी जो कि ना यूएसए को सपोर्ट करती ना यूएसएसआर को सपोर्ट करती थी। उसने 1970s में यूएसएसआर के साथ जो था एक ट्रीटी साइन कर ली, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप के नाम से ऐसा करके नाम है। यूएसएसआर के साथ जो था 1970s में जो था इंडिया ने यूएसएसआर के साथ जो था ट्रीटी साइन कर ली। अब भाई इंडिया जो नॉन अलाइंस मूवमेंट का समर्थक है उसने यूएसएसआर के साथ ट्रीटी साइन कर ली, ये तो फिर नॉन अलाइंस मूवमेंट का क्या होता है, उल्लंघन की बात हो गई। इसी की ब्याह पे क्या होता है, जो क्रिटिक्स होते हैं वो कहते हैं कि इंडिया कभी भी अपने जो नॉन अलाइंस मूवमेंट की जो पॉलिसी थी उसके ऊपर कभी भी टिका जो था वो नहीं रह पाया पूरी तरीके से। तो दोस्तों आज का हमारा जो ये पूरा जो पहला चैप्टर होता है वो कंप्लीट होता है।